नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। उत्तराखंड में अब फैसले का इंतजार। 4 एग्जिट पोल में कांग्रेस और 2 में बन रही है भाजपा की सरकार। एग्जिट पोल से भाजपा और कांग्रेस दोनों खुश। आप बोली, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। उत्तराखंड में मतगणना से पहले कांग्रेस का मंथन। प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ पर्यवेक्षक दीपेंद्र हुड्डा ने की चर्चा। कहा, भाजपा का कोई भी प्लान नहीं होगा सक्सेस। उत्तराखंड में मतगणना से पहले जिला प्रशासन अलर्ट। नैनीताल में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने किया मतदान स्थल का निरीक्षण। तो हरिद्वार में मतगणना की सुरक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। वहीं उत्तराखंड में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का किया गया सम्मान। बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने और आत्मनिर्भर बनाने को लेकर दिया गया संदेश। रुद्रपुर की शादी समारोह में मचा हड़कंप। पुरानी रंजिश को लेकर युवक की चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो नानकमत्ता में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत। चलिए अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर, जहां उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को चुनाव हुए थे और नतीजे 10 मार्च को आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल ने दोनों दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। न्यूज 24 और टुडे के चाणक्य ने विश्लेषण जारी किया और इनके विश्लेषण के मुताबिक उत्तराखंड में भाजपा फिर से सत्ता में आ सकती है। विश्लेषण के मुताबिक 52% मतदाताओं का मानना है कि राज्य में सत्ता में बदलाव नहीं होना चाहिए, जबकि 41% बदलाव के पक्षधर हैं। देशबंधु के अनुमान के मुताबिक कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बना रही है। वहीं कांग्रेस को 40 से 46 सीटें मिल सकती है। वहीं एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल में भी अनुमान जताया जा रहा है कि प्रदेश के लोगों को हाथ का साथ रास आया है। टाइम्स नाउ वीटो के अनुमान के मुताबिक भाजपा 37 सीटों के साथ प्रदेश की सत्ता में दोबारा काबिज होगी। वहीं इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च का अनुमान है कि कांग्रेस को 37 से 41 सीटें मिल सकती है, जबकि भाजपा 25 से 29 सीटों में सिमट कर रह जाएगी। रिपब्लिक टीवी का अनुमान है कि भाजपा को 29 से 34 सीटें मिलेगी, जबकि कांग्रेस को 33 से 38 सीटें मिल सकती है। साथ ही इंडिया टीवी सीएनएक्स का अनुमान है कि प्रदेश में भाजपा सरकार बना सकती है। भाजपा को यहां 35 से 43 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 24 से 32 सीटें ही मिलेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पर्यवेक्षक दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात कर उत्तराखंड के हालातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा यहां पर पर्यवेक्षक बनकर आए हैं, इनको पुराना अनुभव है, जिसका लाभ पार्टी के शीर्ष नेता भी ले रहे हैं। वहीं उन्होंने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी किया। को इस तरीके की स्थितियों को हैंडल करने का पुराना अनुभव है और उसका बड़ा फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि सब तरीके के एडवाइस की जरूरत होती है। कितनी सीटें जीत रहे हैं सर? क्या कुछ कैसे सरकार बन रही है? कितनी सीटें आ रही है लगभग? हम बहुत अच्छा बहुमत प्राप्त करने जा रहे हैं, आप देखिएगा। और सारे सर्वेक्षण भी और सब लोग चौंकेंगे, क्योंकि जनता, ये चुनाव उत्तराखंड की जनता बनाम भाजपा था। लोग परिवर्तन चाह रहे थे और कांग्रेस को। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। दीपेंद्र हुड्डा ने देहरादून में सभी नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है और भाजपा के कुशासन से जनता त्रस्त हो चुकी है। उत्तराखंड में भाजपा का कोई भी प्लान सक्सेस नहीं होगा। देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस जीत चुकी है
ये रुझान मैंने स्वयं चुनाव प्रचार के समय देखा, उसके बाद मतदान के बाद हर प्रत्याशी से जो हमने फीडबैक लिया उसके अनुसार हम बड़े विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लोगों ने बनाने का काम किया है। और केवल उत्तराखंड ही नहीं, 5 प्रदेशों के जो चुनाव हुए देश में, हमें उम्मीद है इन 5 प्रदेशों में हमें ऐसा विश्वास है कि लोगों ने दिल्ली में एक अहंकारी सरकार भाजपा की जो बैठी है उनके अहंकार को तोड़ने के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा, मतदान किया है। और 5 प्रदेशों के अंदर कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। 5 में से 4 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी स्वयं अपने बहुमत से सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। तो आगामी 10 मार्च को चुनावों के नतीजे आने वाले हैं, जिसके चलते अल्मोड़ा जिले की 6 सीटों की होने वाली मतगणना को लेकर होटल मैनेजमेंट संस्थान में जिलाधिकारी ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान कर्मियों, पोस्टल बैलेट, ईवीएम, स्टॉक रूम का भी जायजा लिया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी ली गई। सेकेंड ट्रेनिंग ईवीएम के लिए जो स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी उनके लिए कल कंप्लीट कर ली गई थी, और जो पोस्टल बैलेट के लिए टीम डिप्यूट की गई है उनके लिए आज ट्रेनिंग की जा रही है, सेकेंड ट्रेनिंग। और उसके साथ साथ उनको हैंड्स ऑन प्रशिक्षण भी जो ATPBS कंप्यूटर के माध्यम से स्कैनिंग किया जाना है उसके लिए प्रदान किया जा रहा है। तो वहीं अल्मोड़ा के 6 विधानसभा सीट की मतगणना को लेकर होटल मैनेजमेंट में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अल्मोड़ा लोअर मॉल रोड को 0 जोन घोषित किया गया है। साथ ही कड़ी सुरक्षा को लेकर 500 से अधिक पुलिस सहित अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे और ट्रैफिक रूट को डायवर्ट किया गया है। मतगणना केंद्र में सिर्फ अधिकृत लोग को ही प्रवेश मिलेगा। हमने मानक के अनुसार सभी सुरक्षा बलों को तैनात किया है। कुल मिला के 3 गेजेटेड ऑफिसर्स, 2 TI, TSI और 7 SOs, SHOs, उसके अलावा 5 इंस्पेक्टर्स एंड विभिन्न रैंक के पुलिस कर्मचारीगण को मिला के 525 प्लस पुलिस बल का और पैरामिलिट्री और इवन PSC बल का उसका हमने व्यवस्थापन किया है। उसमें 2 प्लाटून PSC भी सम्मिलित हैं। ट्रैफिक को लेकर ट्रैफिक में कंप्लीट मॉल रोड पर, लोअर मॉल रोड पर डाइवर्शन की स्थिति रहेगी। लोअर मॉल रोड पर कंप्लीट नो एंट्री रहेगा बेस तिराहा से हल्द्वानी साइड में, और इधर नीचे कत्याड़ी होली एंजल तिराहा के बीच में टोटल नो एंट्री जोन है व्हीकल्स के लिए और आम पब्लिक के लिए भी। केवल अधिकृत लोग ही यहाँ से आ सकते हैं। तो वहीं 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर उत्तराखंड के सभी जिलों में निर्वाचन विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है और अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में नैनीताल जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटों की होने वाली मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। वहीं निर्वाचन विभाग मतगणना को लेकर पूरी तरह से मजबूत दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में बने मतगणना स्थल का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, DM नैनीताल धीराज गर्भयाल, DIG कुमाऊं नीलेश आनंद भरने और SSP पंकज भट्ट ने सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के RO के साथ मतगणना होने वाले स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जान वाली होती है, एक तो सहूलियत सबकी रहे, एजेंट्स की सहूलियत हो, मीडिया की भी सहूलियत हो, और जो हमारे कर्मचारी गण हैं मतदान में उनके लिए भी सहूलियत हो, और सब कुछ ट्रांसपेरेंट, ऐसा कुछ ना हो जो छुप रहा हो। तो उसको देखते हुए सभी तैयारियां यहाँ पे पूरी हैं। मीडिया के लिए जो व्यवस्था की जानी है वो भी एडिक्वेट है, और उम्मीद करते हैं कि इसमें सब कुछ सकुशल हो। कोटद्वार के स्कॉलर एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ABVP की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं इसमें मेहंदी प्रतियोगिता, आर्ट प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता की ABVP की टीम की ओर से संभाल रही कमान यशिका जखवाल ने बताया कि इसमें लगभग 100 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया है। तो वहीं आर्ट प्रतियोगिता में 15 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। सबसे पहले आपका धन्यवाद। जहाँ तक 10 तारीख की रिजल्ट की बात है तो इंशाल्लाह जो है बसपा बहुत अच्छा
प्रदर्शन कर रही है। वो बसपा जो है जीत बहुत अच्छी तादाद में जीत के आ रही है प्रदेश के अंदर। बसपा के बिना सरकार नहीं बनेगी किसी की। सुन लो हमारी बात, जहाँ तक कांटे की टक्कर है सबकी टक्कर मारे से है और जीतेगी बस बसपा। सबकी चाहे भाजपा हो और चाहे कांग्रेस हो, सबकी टक्कर मारे से है। किसी की टक्कर आपस में नहीं है, हमारे से सबकी टक्कर। और इसमें जो है प्रदर्शन हमारी पार्टी बहुत बढ़िया कर रही है और उसमें भी जीत के आएंगे, इंशाल्लाह सरकार भी बनेगी। हरिद्वार के हरि चौक स्थित मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने छापेमारी की। अनीता भारती ने बताया कि काफी समय से प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने की सूचनाएं मिल रही है, जिसे लेकर रूटीन चेकिंग के तहत छापेमारी की गई। साथ ही मेडिकल स्टोर पर दवाओं के रखरखाव के संबंध में मेडिकल स्टोर संचालकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और कहा कि एक क्लिनिक संचालक को नोटिस जारी करते हुए क्लिनिक को बंद कराया गया है। साथ ही संचालक को क्लिनिक से संबंधित सभी दस्तावेज विभाग में जमा किए जाने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। यहाँ से शिकायतें आती रही हैं कि जो है कुछ क्लिनिक द्वारा और मेडिकल स्टोर्स द्वारा नारकोटिक जो दवाएं हैं उनका मिसयूज़ किया जा रहा है और मैं उसी के बिहाफ पे समय समय पे यहाँ पर इंस्पेक्शन करती रहती हूँ। आज भी कुछ क्लिनिक्स के रिगार्डिंग कुछ मेडिसिन्स जो है उनके द्वारा बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा रही है, ऐसा शिकायत मुझे मिली हुई थी। तो जहाँ तक क्लिनिक की बात मैं करूँगी तो क्लिनिक का जो संचालन किया जाना है उसकी परमिशन मेरे द्वारा नहीं दी जा सकती। वो क्लिनिकल एक्ट में ही उन्हें परमिशन ली जानी होती है। बट हाँ, दवाइयाँ अगर कहीं पर बिक रही हो, चाहे किसी भी संस्था में या कहीं पर भी अगर दवाइयाँ बिक रही हैं तो वो मेरा जुरिस्डिक्शन है कि मैं वहाँ पर जाके दवाइयाँ चेक करूँ और किस टाइप की वो दवाइयाँ दे रहे हैं और किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही कोटद्वार में ऑनलाइन ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नारायण और उनकी पत्नी के खाते से 7,51,000 रुपए कट गए, जिसके बाद पीड़ित ने ये मामला दर्ज कराया। साइबर सेल की टीम ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए पेमेंट ट्रांसफर को रोका और मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने हमारे साइबर सेल को जानकारी दी कि उनके साथ 7,51,000 की एक ठगी की गई है। जो उनके अकाउंट है, उनकी पत्नी और उनके खाते से 7,51,000 की ठगी की है। इसमें फिर साइबर सेल ने तीव्रता से कार्रवाई की और हमने उनके जो अकाउंट है वो पहले फ्रीज करा दिया। इसमें जो ठगी की गई थी वो M-Pay UPI के माध्यम से की गई थी। तो उसके बाद फिर हमने पूरी कार्रवाई की और इसमें साइबर टीम ने अपनी पूरी मेहनत के साथ दोबारा से उनके जो 7,51,000 है, जो टोटल जितनी भी राशि थी वह उसके अकाउंट में दोबारा से वापस करा दी। जो साइबर ठगी के इससे बचने के लिए जनता के लिए खबर की ओर, जहां देहरादून में आए दिन लूट चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्राइम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए देहरादून SSP जन्मजय खंडूरी की ओर से पुलिस अधिकारियों को त्वरित ऐसी घटनाओं का खुलासा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं इस दौरान SSP ने 3 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। साथ ही घटनाओं में लिप्त आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। जो मुथूट गोल्ड लोन है वहां पर एक लूट का अटेम्प्ट हुआ था, जहां पर की जो केट जो वहां पर गार्ड था उसको बंदी बनाकर वहां पर लूट का प्रयास किया गया था। हालांकि जो लुटेरे थे उनको उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई थी, लेकिन हमने उसको एज ए चैलेंज लिया और एज ए चैलेंज उसमें हमने काफी CCTV कैमरास भी खंगाले। इसके अलावा जो मुखबिरी, मैनुअल मुखबिरी का भी इस्तेमाल किया गया। तो आज उनमें से एक अभियुक्त जो कि सर्वप्रथम रैकी करने के लिए आया था, उसको हमारे द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इससे पूछताछ में इसने और भी अभियुक्तों के नाम बताए हैं, जिनकी की तलाश अभी जारी है। इसमें से जो मोडस ऑपरेंडी जो इनका है वो है कि पहले ये रैकी करते हैं और नेपाल मूल के जो लोग होते हैं उनको इस्तेमाल करके वहां पर एज ए गार्ड की ड्यूटी लगा देते हैं जो नियर बाई इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं वहां पर, और उसके बाद वहां पर जब इनको मौका मिलता है वहां पर ये लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। इनके खिलाफ और भी जगह अभी हम इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाल रहे हैं और भी पता कर रहे हैं कि इन्होंने कहां इस तरीके की वारदात की है। इसमें जो अभियुक्त अभी बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी आइडेंटिफाई हो चुके हैं और आइडेंटिफिकेशन के बाद इनको अब पकड़ा जाएगा।
रुद्रपुर के एक शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त शादी में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 टीमों का गठन कर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर खुलासा कर दिया है। देखिए, यहाँ रुद्रपुर में कल एक शादी समारोह था और उसी में 2 पुरानी रंजिश से रिलेटेड जो है पार्टियां, एक दूल्हा पक्ष की तरफ से और एक जो लड़की पक्ष की तरफ से आए। इसमें जो संजय नाम का लड़का था उसके भाई ने कहीं पूर्व में जो अभियुक्त है उसके भाई की हत्या करी हुई थी। ये पुरानी रंजिश को देखते हुए जो गौरव है उसने संजय की कल हत्या कर दी अपने दोस्त विजय के साथ मिलके और वहाँ से फरार हो गया, जिसको पुलिस टीम द्वारा अभी अरेस्ट कर लिया गया है और आला कत्ल इसमें बरामद कर लिया गया है। प्रदेश भर में लगातार शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए हर सफल प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में वर्चुअल शिक्षा का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। जसपुर क्षेत्र में 4 राजकीय विद्यालयों में अलग से वर्चुअल लैब की स्थापना की गई और छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। जसपुर खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जसपुर के 4 राजकीय स्कूल्स में वर्चुअल लैब बनाई गई है, जिसमें विशेषज्ञों की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती है। 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाती है। विकासखंड जसपुर में वर्चुअल लैब 4 इंटर कॉलेज में है। एक राजकीय इंटर कॉलेज रायपुर, दूसरा राजकीय इंटर कॉलेज महुआ डाबरा, तीसरा है राजकीय इंटर कॉलेज हमीरावाला और चौथा राजकीय इंटर कॉलेज बढ़ियोवाला। यहाँ 4 वर्चुअल लैब की स्थापना की गई है, जिसमें बच्चों कक्षा 9, 10, 11, 12 ये से जब ये विशेषज्ञ स्पेशल अपना पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, उन बच्चों को उसमें बैठाया जाता है। इस लैब में कभी कभी बैठकें भी होती इस तरह से, जैसे सचिव की बैठक हमारी हो गई, माननीय शिक्षा मंत्री की बैठक हो गई, तो वर्चुअल लैब के माध्यम से उसमें वो कभी प्रधानाचार्य, खंड शिक्षाधिकारी, उप शिक्षाधिकारी, इनको भी उसमें प्रतिभाग कराया जाता है बैठकों में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा महिला दिवस महिलाओं को सम्मान देने और उन्हें स्पेशल फील करवाने के लिए भी मनाया जाता है। वहीं इस साल की थीम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कलर पर्पल, ग्रीन और व्हाइट तय किया गया है, जो न्याय, गरिमा, उम्मीद और शुद्धता का प्रतीक है। इसी कड़ी में महिला दिवस के अवसर पर देहरादून में तुला इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ने महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान कॉलेज छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गई। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन यूएन ने प्रपोज किया गया है, बट इंटरनेशनल वुमेन्स डे एज अ डे नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट शुड बी मोर ऑफ एवरी डे शुड बी अ वुमेन्स डे। मैं बिलीव रखता ही नहीं हूँ। हमारी जो अगर आप देखिए, इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर रही हैं और बहुत साल रही हैं, तो पुरुष प्रधान समाज भारत में तो है ही नहीं। हम विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसमें बिलीव रखते हैं। अगर हम तुलाज इंस्टीट्यूट की बात करें, हमारे यहाँ रफली 40% स्टूडेंट्स विमेन हैं और हमारे यहाँ 40% स्टाफ भी विमेन का है। हम इसे धीरे धीरे 50% से ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में मेल लोग हैं, उसमें फीमेल रहें। अगर आप आजकल मेट्रोज़ में देखिए तो जो कैब्स चल रही हैं, आपको फीमेल ड्राइवर्स भी मिल जाएंगी। वुमेंस डे सेलिब्रेशन के लिए, जैसे इस साल का सब्जेक्ट जो मैंने बोला, मैंने भाषण में भी बोला था, जो टॉपिक उन लोगों ने लिया है, ब्रेक द बायस, #ब्रेक द बायस, ये इस साल के वुमेंस डे का टॉपिक दिया है और उसी के ऊपर में शेयर सब्जेक्ट को डिस्कस करना चाहिए, इस तरीके से नोटिफिकेशन आया।
अब मैं सोचती हूँ कि हमारे यहाँ बायस तो वैसे कभी था ही नहीं। अगर हमारे मंदिरों में देखते हैं तो जिस तरीके से चित्रकारी की जाती है या जिस तरीके से मूर्तियाँ घटी हुई हैं, उसमें ना कभी ड्रेसेस का मामला होता है ना कभी कुछ होता है। तो वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से 13 अग्रणी महिला शोधार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इनमें चमोली जिले से डॉक्टर प्रियंका उनियाल, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर को चयनित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उत्तराखंड के जंगली मशरूमों पर उनके शोध पर दिया गया। वह पिछले 8 वर्षों से मशरूम टेक्नोसोमी और फाइनोजोनू पर कार्यरत है। उन्हें अब तक 15 नई मशरूम प्रजातियों की खोज की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।